एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी सभी मौजूद हैं। अभी आप योगी जी को सुन रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल पर बता रहे थे कि देश में क्या काम हुआ और उनकी लीडरशिप में प्रदेश में क्या काम हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक बड़ा मौका बनाया। इसको एक तरीके से पूरे विश्व में इसकी बात हो, चर्चा हो कि भारत में 12 साल तक प्रधानमंत्री के होने का क्या असर पड़ा। अब वो घर घर जाकर बता रहे हैं कि हमने क्या काम किया। मैं आपको अभी शुरुआत में इसका एक ठीक कॉन्ट्रास्ट देता हूं। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी ने भी कल ही सारे देश के अपने अध्यक्षों को, प्रभारियों को, महासचिवों को बुला करके बैठक की और अब वो भी देशव्यापी आंदोलन की तैयारी कर रही है। तो एक तरफ सरकार कह रही है हम बता रहे हैं कितना शानदार काम हुआ, कांग्रेस पार्टी ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुला करके फैसला किया हम देश को बताएंगे क्या तकलीफ क्या है, क्या काम नहीं हुआ। जैसे नीट पेपर लीक हो रहा है, सीबीएसई के रिजल्ट में गड़बड़ी, बेरोजगारी, महंगाई, सारी बातें वो बताएंगे। पेट्रोल डीजल, एसआईआर का मुद्दा भी रहेगा, वोट चोरी, सीट। कल राहुल गांधी जी ने कहा ये मध्य प्रदेश की राज्यसभा इलेक्शन का हवाला लेकर के, उसी को लेकर के प्रदर्शन ये हो रहा है अभी। उन्होंने कहा पहले बीजेपी वाले जो हैं ये चुनाव चोरी करते थे, सरकार चोरी करते थे, अब ये सीट चोरी करने पर आ गए हैं। अब इसके लिए कांग्रेस तैयारी कर रही है। केंद्र में, प्रदेश में, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर आंदोलन करने की बात कह रही है, क्योंकि अब आने वाले वक्त में इलेक्शन भी, अगले साल के इलेक्शन की जो है तैयारी भी उनको करनी है। तो कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा लग रहा है जल्दी जागी इस बार। जब देखिए ये प्रदर्शन कितनी तेजी पकड़ता है, क्योंकि दिल्ली में गर्मी बहुत है, ये साथ साथ मैं आपको बता दूं। अब लेकिन ये जो मध्य प्रदेश वाला मामला चल रहा है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई भी चल रही है, ऑर्डर लिखवाया जा रहा है। इनफैक्ट अभी जब बात हुई है, अब वहां सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी जिरह कर रहे हैं। इधर महेश केवट के वकील भी हैं जो निर्विरोध, जिनको जीता बता दिया गया है। और उनके वकील ने यह कहा है कि 2018 के संशोधन के बाद से यह साफ है कि हर तरह के पेंडिंग केसेस बताना जरूरी है, चाहे संज्ञान लिया गया हो, एफआईआर हो, चाहे ना हो। इसकी बात कर लेंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले यही माहौल बनाने की बात कर पाए। क्या राहुल गांधी माहौल बनाएंगे या नरेंद्र मोदी माहौल बना चुके हैं देश में? त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी माहौल बना चुके हैं, इसीलिए तो राहुल गांधी को माहौल बनाने की ज़रूरत है। और राहुल गांधी का बनाया हुआ माहौल जनता पर असर नहीं कर रहा है, इसीलिए उसको नए सिरे से बार बार करने की ज़रूरत है। नरेंद्र मोदी ने, मतलब इसको कहते हैं ना कि कोई भी अवसर है तो उसको कैसे आप अपने हक के लिए, अपनी छवि निर्माण को और बेहतर करने के लिए, अपनी बनी बनाई छवि को और पुख्ता करने के लिए कैसे उपयोग करते हैं, इसका ये बड़ा शानदार उदाहरण है। और चूंकि लोकतंत्र में तो जनता दो चीजों को बहुत देखती है, एक तो चुनाव जीते हारे, वो कोई कहे न कहे मनोबल उसी से तय होता है, और दूसरा जब आप जीत कर आए तो आप काम कैसे कर रहे हैं। तो दोनों में जो आत्मविश्वास का स्तर है उसमें नरेंद्र मोदी के सामने कोई टिकता नहीं। राहुल गांधी की मुश्किल क्या है कि एक तो वो चुनाव नहीं जीतते, दूसरा जिनके भरोसे वो सोचते हैं वो उनका भरोसा बार बार तोड़ देते हैं, उनके नेता लोग, उनकी पार्टी के लोग। और हालांकि अभी की स्थिति में मैं ये मानता हूं कि ये सबसे सुंदर अवसर है राहुल गांधी के लिए। नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे अवसर के बीच में उनको बहुत अच्छा अवसर मिला है, क्योंकि मोदी जी के अच्छे अवसर में क्षेत्रीय पार्टियों का बुरे से बुरा अवसर आ गया, वो टूट गई, खत्म हो गई, ध्वस्त हो गई। तो इसको ऐसे रीड करना चाहिए कि वो क्या कहा जाता है, कहावत है ना, देशज की बिल्ली के भाग से छींका फूटा। तो मलाई पूरी नीचे आ गई है, दही आ गई, जो आप समझ लें मटके में था वो आ गया। अब क्या राहुल गांधी इस अवसर का उपयोग कर लेंगे? ठीक है, उसकी ये कोशिश है, उसका ये प्रयास चल रहा है। आप भी सहमत हैं? राहुल गांधी के लिए मौका है। मटका में कोई मलाई रहे तब तो, ये भी तो जरूरी है ना। लेकिन इसमें मैं इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए रास्ता बन रहा है। अच्छा, देखिए, जितनी क्षेत्रीय पार्टियां थी वो क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के घर को लूट करके ही अपना घर खड़ा की थी, उनकी जमीन कब्जा करके ही अपनी जमीन पर वहां पर अपने महल खड़ा किए थे। अब जब वो धाराशायी हो रहे हैं, एक एक करके बिखर रहे हैं। अब देखिए, तेजस्वी निपट गए, मैं नहीं कहता कि राहुल ने निपटा दिया, लेकिन निपट गए। आप यदि बंगाल में चले जाएं, ममता जी निपट गई, स्टालिन निपट गए, तो एक एक करके जितने छत्रप थे वो निपट गए। बीजेडी उड़ीसा। और मैं फिर से कह रहा हूं, राहुल गांधी, यदि मैं उनकी जगह होता, मैं उनका सलाहकार होता, तो मैं सलाह देता कि अखिलेश को पूरी तरीके से
2027 में निपटा दो। और इसलिए निपटा दो ताकि ये जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो तुम्हारी जमीन कब्जा करके रखे थे, उनको मजबूर कर दो कि तुम्हारे वो के अंदर आ सके। और यही होता हुआ देखिए कभी हमने सोचा था क्या कि ममता बनर्जी अकेले आकर के कहेंगे किसी इंडी गठबंधन का मीटिंग हो। पहले तो इंडी गठबंधन के मीटिंग के लिए वो भागती थी, 1 लाख चलो रहे बने। उन्हीं के अभिषेक बनर्जी कहते थे अरे वोट चोरी में क्या है, SIR के मुद्दा है एकदम, ऐसा ये जो EVM का मुद्दा क्या है, EVM में कोई गड़बड़ी नहीं है, यही बोलते थे ना। यानी कि कांग्रेस पार्टी के साथ वो लोग नहीं खड़े होते थे, कांग्रेस के एजेंडे के साथ वो नहीं खड़े होते थे। कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़क पर होना चाहती थी, उनके साथ वो नहीं खड़े होते थे। आज वो खुद से चलकर दरबार तक आ रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। तो ये अंतर आया आप है। मौका है कांग्रेस के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि राहुल जी मोदी जी की मदद करें और क्षेत्रीय पार्टियों को मोदी जी के साथ निपटाएं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा भाई पहले आपका दुश्मन कौन है ये तय कर लीजिए। दोनों का लक्ष्य एक है ना। पहले तो देखिए, पहला सपा से लड़ना, अब क्षेत्रीय पार्टी है, ये तो किस्मत की बात है कि राहुल जी नहीं है। गंगा में कूदने से पहले नहर में तैर करके देख तो लो। चलिए ठीक है सर। बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है और मीनाक्षी नटराजन का जिस तरीके से नॉमिनेशन रद्द किया गया था, उन्होंने एक कोर्ट का मामला जो है वो उसमें डिक्लेयर नहीं किया, उस मामले को अब खारिज कर दिया है। कांग्रेस की याचिका को खारिज किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के लंबी दलीलें चली और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मीनाक्षी नटराजन चाहे तो हाई कोर्ट जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत सारी दलीलें मीनाक्षी नटराजन की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने रखी थी। उन्होंने कहा कि कानून बिल्कुल साफ है, आरोप जब तक तय ना हो तब तक नामांकन पत्र में उसके बारे में डिक्लेरेशन जरूरी नहीं है। उन्होंने इसके लिए इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण केस का भी जिक्र किया और कहा कि चुनाव के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। यहां तो मुकाबला ही नहीं हुआ, इलेक्शन होता हम हार जाते वो अलग बात थी, लेकिन यहां तो इलेक्शन ही नहीं हुआ। बहुत सारी बातें उन्होंने कही। अतुल भाटिया हमारे सहयोगी जुड़ गए, वो सुप्रीम कोर्ट में पूरी सुनवाई को खुद देख रहे थे, वो आपको बताएंगे क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहा गया था कांग्रेस की तरफ से। जी अतुल। बिल्कुल सौरभ, देखिए जो पूरी जो याचिका लगाई गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है और यह कहा कि वो एक चुनाव याचिका लगा सकते हैं या फिर इसके अलावा वो हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं। तो अब यह कांग्रेस पार्टी को या जो मीनाक्षी नटराजन है उनको तय करना है कि वो इसमें चुनाव याचिका लगाएंगी या फिर वो हाई कोर्ट के लिए मूव करेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं आज शुरू से ही सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा था कि क्या अभिषेक मनु सिंघवी से कई बार यह पूछा गया कि क्या वो कोई ऐसा मामला दिखा सकते हैं, बता सकते हैं जिसके अंदर जो आरओ ने डिसीजन लिया हो उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हो। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी यह कहा गया कि ऐसा कोई मामला नहीं, क्योंकि आरओ का यह डिसीजन था और चुनाव आयोग इसको नहीं पलट सकता। लगातार अभिषेक मनु सिंघवी इस बात को कह रहे थे कि जो यह मामला तेलंगाना का है उसके अंदर कोई आरोप तय नहीं हुए थे, यह एक निजी शिकायत थी जिसके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जो कि इस पूरे नामांकन के अंदर बताना चाहिए था। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वेकेशन बेंच अभी बैठी हुई है, छुट्टियां सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है, कल देर रात हमने देखा था, परसों देर रात को यह पूरी एप्लीकेशन जो मीनाक्षी नटराजन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी, देर रात ये फाइल की गई थी और कल जब अभिषेक मनु सिंघवी इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं की तो इसके ऊपर जो चुनाव आयोग है या आरओ है वो इसके ऊपर डिसीजन दे सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल इसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई थी। यही हमने देखा कि किस तरीके से जो मीनाक्षी नटराजन है उनकी जीत, वो इस पूरे इलेक्शन के अंदर कहीं उनका नामांकन रद्द हो गया था और अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज पूरे मामले के अंदर सुनवाई हुई, अभिषेक मनु सिंघवी खुद मीनाक्षी नटराजन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने लगातार ये दलीलें दी कि इस मामले के अंदर कोई आरोप तय नहीं हुए हैं, ये एक निजी शिकायत है, इस पर ऐसा नहीं होना चाहिए, एक बराबर, क्योंकि इस पूरे चुनाव के अंदर कोई लड़ाई नहीं हुई और जिस तरीके से जो मीनाक्षी नटराजन है उनका नामांकन रद्द किया वो पूरे तरीके से गलत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इसके ऊपर पूरा फैसला सुना दिया है सौरभ कि अगर यह याचिका जो है उसको रद्द कर दिया और इससे यह कहा है अभिषेक मनु सिंघवी से कि वो चाहे तो हाईकोर्ट जा सकते हैं या फिर चुनाव याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अतुल भाटिया आपका। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए यह एक बड़ा झटका है और भी कुछ बातें हुई मैं आपको बता देता हूं। चुनाव आयोग के बारे में जब जिक्र हुआ तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैंने चुनाव आयोग के सामने जाकर के दलीलें रखी लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। इस पर चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि आरपी एक्ट के मुताबिक
ही उम्मीदवार को विजेता घोषित किया गया है और चुनाव आयोग रिटर्निंग अफसर के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि यह भी चर्चा थी, कांग्रेस कह रही थी कि भाई आप हस्तक्षेप कर सकते हैं अगर कुछ गलत हुआ है। तो चुनाव आयोग ने कोर्ट में भी कहा कि कानून के मुताबिक हम दखल नहीं दे सकते थे। इसके अलावा ये भी ये कहा गया मीनाक्षी नटराजन के वकील की तरफ से कि चुनाव को यह तय करने देना चाहिए था कि हार जीत किसकी होती। चुनाव आयोग की चुप्पी इस पूरे मामले में वो हैरान करने वाली है। सिंघवी कोर्ट को भी कह रहे हैं कि मैं तो 9 तारीख को भी आया, 10 तारीख को भी आया, मैंने ये भी कहा कि अभी फिलहाल इस पर रोक लगा दीजिए कि वो विजेता घोषित ना हो पाए, कम से कम सुनवाई बाद में हो। लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। चुनाव की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की बजाय उसको खत्म कर दिया गया। मुझे अदालत ने भी नहीं सुना, वो कोर्ट से भी जो है वो शिकायत कर रहे थे। अब एक इंटरेस्टिंग बात आई इसमें, सिंघवी ने कहा कि जांच में यह पता चला कि एक प्राइवेट शिकायत थी, प्राइवेट शिकायत के तौर पर केस नंबर दर्ज किया गया, कोर्ट ने उस पर सिर्फ संज्ञान लिया, लेकिन कोई आरोप मेरे मुवक्किल के ऊपर नहीं है। जस्टिस मिश्रा ने उस पर यह कहा, दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम, यह आपका प्रॉब्लम नहीं है कि वहां क्या हुआ था। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर नोटिस जारी हुआ इसका मतलब यह है कि प्रथम दृष्टया शिकायत से कोर्ट सहमत था। यह मूल बात यहां है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिकायत भले ही निजी थी, लेकिन अगर कोर्ट ने नोटिस जारी किया था मीनाक्षी नटराजन को, मतलब वो प्रथम दृष्टया शिकायत से सहमत थे, इसीलिए आपकी याचिका खारिज की जाती है। जी सर। कल भी हम लोग बात कर रहे थे इस पर, जब ये बात हो रही थी तो कि आज इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा, तब भी हमने चर्चा की थी। कल और आज में एक बड़ा फर्क हो गया। कल अलग स्थितियां थी, आज अलग स्थितियां। कल उसकी सुनवाई होती तो वो मसला था कि उनका जो नॉमिनेशन फॉर्म है उसको रिजेक्ट कैसे किया गया है, सही है कि नहीं है, उस पर बात होनी थी जी। जिसको इलेक्शन कमीशन को मोटे तौर पर तय करना था और इलेक्शन कमीशन के फैसले पर कोर्ट में आपको जाना था। आज तो पूरी बात ही बदल गई है। आज तो ये जो मसला है वो इलेक्शन पिटीशन का हो गया, क्योंकि चुन लिए गए हैं। अब चुनने के बाद तो इलेक्शन पिटीशन हो जाएगी। लेकिन मैटर में तो गया ना सर सुप्रीम कोर्ट, जो मूल था कि भाई नोटिस हुआ, सिर्फ नोटिस को डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है, उन्होंने कहा, लेकिन नोट करना होता आपको, क्योंकि वो तो ठीक है। आज क्या हो, वैसे आज की तारीख मुझे यूं भी याद आ रही है कि आज 12 जून 1975 की जो तारीख है वो मुझे याद आ रही है कि एक हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब थे जगमोहन सिन्हा। आपको कोई बात यूं ही याद नहीं आती, ये तो मैं जानता हूं सर। आज 12 जून है, क्या बड़ा ऐतिहासिक फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सिन्हा ने उस समय की प्रधानमंत्री का जो इलेक्शन था वो खारिज कर दिया था, गलत प्रैक्टिसेस की वजह से, मैल प्रैक्टिसेस की वजह से, जिसमें उनके जो एक ऑफिसर थे यशपाल कपूर, जो मीनाक्षी नटराजन जी का एक रिएक्शन आ रहा, सुन लेते। बात है कि हमारा जो मामला चल रहा है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ था, लेकिन आज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ने अपना भी वकील खड़ा किया, तो इससे आराम से समझ में आता है कि क्या साठगांठ चल रही है और क्या कहां पर हो रहा है। मीनाक्षी जी आप थी वहाँ पे, खुद प्रेजेंट थी। हाँ, मैं ऑनलाइन थी, मैं ऑनलाइन प्रेजेंट, पूरी दलील सुनी। हाँ, क्या आप सेटिस्फाइड हैं जो सरकार? देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है, और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ, जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहाँ पे खड़े होते हैं, तो ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना। राज्यों के तो खिलाफ ये कोई राज्यों के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम तो चुनाव आयोग की बात कर रहे थे। अब मीनाक्षी जी ठीक है, वो नाराज होंगी, लेकिन कोर्ट ने फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कौन सा कोर्ट है, उन्होंने फैसला दे दिया, कहा आप हाई कोर्ट जाइए। वो जो बात कह रही थी ना कि राज्य कहां, इसमें केंद्र कहां से आ गया। ऑब्जेक्शन कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भाई केंद्र की तरफ से वकील क्यों है, ये तो इलेक्शन कमीशन और हमारे बीच की बात है, तो इसमें सेंटर का कोई स्टैंड नहीं होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन के वकील को की बात वहां सुनी गई। सर इसमें एक कंट्रोवर्सी और हुई थी, सॉरी अपनी बात पूरी कीजिएगा। नहीं, इसमें क्योंकि कोर्ट का मैटर है और कोर्ट ने नहीं रिलीफ दिया मीनाक्षी नटराजन को, तो क्या कोर्ट पे सवाल उठाए जा सकते हैं या कोई उठा रहा है? उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कोर्ट पे भी सवाल उठा रही है। आप सुन लीजिए दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। जब चोरी हुई है तो चोरी में सभी शामिल हैं, न केवल राज्य लेकिन केंद्र भी, चुनाव आयोग भी, और माननीय मुझे कहना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट भी। जब सुप्रीम कोर्ट को मालूम था कि हमारी जो पिटीशन है वो 4 बजे के बाद इनफ्लेक्चुअस हो जाएगी, तो सुना क्यों नहीं, आज कल की डेट क्यों लगाई है? ये सब मिली जुली चोरी है। क्या करें सर, पेन ड्रॉप कर दूं मैं अपना?
अब क्या बहस करें? नहीं, मैं तो जब अगर कांग्रेस पार्टी कह रही है ये चोरी हुई और चोरी में सुप्रीम कोर्ट शामिल है और मैंने आपके सामने प्रमाण रखा है, मैंने ये बयान पढ़ा था, मैंने सुना नहीं था, मैंने इसलिए इसको 2 बार कंफर्म करवाया अभी भी कि सुन लीजिए एक बार दिग्विजय सिंह ने यही बोला है क्या, लेकिन वो इतने और वही बोला उन्होंने। इतने खुश क्यों दिख रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, काफी प्रसन्न नहीं, समीर जी बोल लेंगे। इस चोरी में दिग्विजय जी शामिल हैं या नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये है। मैं ये कह रहा हूं सर, ये सूचना कैलाश विजयवर्गीय तक सुना है किसे? वो छोड़ दीजिए सर, वो पॉलिटिक्स की बात होगी। मैं कह रहा हूं बहस क्या हो, अगर आप ये कह दें कि चुनाव की सुप्रीम कोर्ट भी चोरी में शामिल है, फिर क्या बहस कर पाएंगे? देखिए, अब आप सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे? आपको जब लगा कि भाई हमें न्याय नहीं मिलेगा यहाँ सर, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपको रात को 1:30 बजे आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट जब स्पष्ट कर रहा है कि भाई आपको इसकी जानकारी देना चाहिए थी कि कोर्ट ने आपको नोटिस भेजा है, इसका मतलब कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। आपने नोटिस नहीं भेजा, जो रिटर्निंग ऑफिसर है शर्मा जी, उन्होंने आपको खारिज कर दिया। मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे कांग्रेस को भरोसा करनी चाहिए था। दिग्विजय सिंह का जो बयान आया है ये बहुत गलत बयान है। पूर्व मुख्यमंत्री का ने स्टे क्यों नहीं लगाया रिटर्निंग अफसर के ऑर्डर पे? क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट नहीं, ऐसा थोड़ी हो गया रात को आप 1:30 बजे बोझे और सुप्रीम कोर्ट 11 बजे सुन ले। सुप्रीम कोर्ट ने आज की तारीख दी थी ना। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अगर एक गलत हुआ तो सुप्रीम कोर्ट आज कह देता, आज कह सकता था कि नहीं, मीनाक्षी नटराजन का चुनाव होगा या 18 तारीख को वोटिंग होगा, हम उसे निरस्त करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कहा है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला लिया वो सही है, तो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो बात है उसके कम से कम कांग्रेस को मानना चाहिए। इस तरीके से दिग्विजय सिंह का ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट में शामिल है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब दिग्विजय सिंह जी तो पॉलिटिकल लीडर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो जो भी बोले सुप्रीम कोर्ट पर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। मैं उस पर नहीं जा रहा कि ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर मैं देखता हूँ। हालांकि उसमें भी वो थोड़ा सा रुक कर बोले, आपने देखा होगा कि थोड़ा सोच बड़ा रहम किया है। नहीं, रहम नहीं, मतलब कि उनको लगा कि ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, उस पर वो आए। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता, वो खुद निपटेंगे जो भी उनको बोला है या नहीं बोला है। मसला ये नहीं है, मसला है कि फिर वहीं 12 जून 1975 पर आ जाए। तो वहाँ पर जैसे हुआ कि एक प्रधानमंत्री का भी जो पर्चा है वो मेल प्रैक्टिसेस की वजह से खारिज हो गया। ये तर्क तो मीनाक्षी जी के लिए भी दिया जा सकता है कि उनके पास मेल प्रैक्टिस वाली बात हो गई है, हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जो मैं आर्टिकल्स देख रहा था उसमें था कि भाई क्या इसकी ज़रूरत थी कि नहीं थी। दूसरा जो मैं अभी पढ़ रहा था, कल रात को भी पढ़ रहा था, अभी मैं देख रहा हूँ कि जो आरपीए का आपने जिक्र किया कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो आरओ के फैसले को नहीं बदल सकता, ऐसा बताया ना आपने जी। मुझे जानकारी नहीं कि ऐसा कहा है कि नहीं कहा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और आर्टिकल 324 क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट superintendency, direction and control of the entire electoral process in the ECI. This is a plenary comprehensive power that covers areas not fully regulated by legislation, including oversight of ROs, जिसके लिए आप बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का। द सुप्रीम कोर्ट मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर 78 का एक फैसला भी है, उसमें है अफर्म दैट दिस एम्पावर्स the ECI to issue necessary directions for conducting elections. ROs appointed by the ECI under section 21, 22 of the RPA and other election staffs are placed on deputation to the ECI और मतलब वो इलेक्शन कमीशन के पास पूरा अधिकार है कि वो आरओ के फैसले को बदले नहीं बदले। ये बात उठी, चुनाव आयोग के वकील ने कहा, बीएस नायडू थे, उन्होंने कहा मीनाक्षी नटराजन चुनाव आयोग आई थी लेकिन हमने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट के सामने का, सुप्रीम कोर्ट ने सुनी इस बात, सुना इस बात। सुप्रीम कोर्ट का 1978 का फैसला बता रहा हूं मैं कि मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस सीईसी है, इलेक्शन कमीशन है, जिसमें जिक्र किया गया है। वो तो ऐसा होता है बहुत बार, कई बार चीजें रहती हैं, कैसे रखा गया है कैसे नहीं रखा गया, और फिर जो दूसरा आदमी है वो कैसे उस बात को रख रहा है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। जो सुप्रीम कोर्ट में गया फैसला उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है। खैर वो अलग बात है, लेकिन कल भी ये बात हो रही थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट यदि इसकी सुनवाई कल करता तो अलग मसले पर सुनवाई होती। आज जो फैसला हो रहा है उस पर अलग मसला है ना। और जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे हम कह रहे हैं कि मीनाक्षी की जो पिटीशन है वो खारिज कर दी, उनका आप हाई कोर्ट में जाइए। जो कल भी हमने कहा था, आपने कहा कि इलेक्शन ये सीधे क्यों नहीं गए, तो सीधे जाते तो आप कहते भाई इलेक्शन कमीशन अथॉरिटी है ना, तो पहले आप वहां जाएंगे। अब ये इलेक्शन पिटीशन हो गई कि जैसे आप किसी चुनाव को चुनौती देते हो, तो उसका स्टेप ये है इसका जो भी होगा उसका स्टेप आप हाई कोर्ट में जाते, अब हाई कोर्ट में जाए इलेक्शन पिटीशन को लेकर। जी सर बताइए। अच्छा, एक 2018 के किसी कानून के संशोधन का भी जिक्र दिया गया है महेश केवट के वकील के द्वारा, जिसमें संशोधन में यह है कि हर किस्म का पेंडिंग केस बताना पड़ेगा हलफनामे में, चाहे संज्ञान
हुआ हो चाहे ना हुआ हो। जी त्रिपाठी जी। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें बहुत बहस की गुंजाइश है नहीं। अब चूंकि होता क्या है कि बुद्धिजीवी लोग 4 बैठे हैं तो किसी भी विषय पर लंबी चर्चा बहस कर सकते हैं। एक लाइन की बात यह है कि ये गड़बड़ी साफ साफ दिखी, वो गड़बड़ी कानूनन गलत है, इसके आधार पर पर्चा खारिज हो सकता है। अब इसमें ये कहना कि आरओ छोड़ देता, गड़बड़ी छोटी थी, छोटी गड़बड़ियां छोड़ दी जाती है, तो भाई फिर तो ये तो क्या कहा जाता है ना कि सदिच्छा का मामला हो गया। तो सदिच्छा आरओ को नहीं हुई, वो कानून के लिहाज से चलता रहा और सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसी कानून के लिहाज से चलने को सही ठहराया। मैं तो इसीलिए टेक्निकलिटी की बजाय दिग्विजय सिंह की बात करना चाह रहा हूं, जो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट चोरी में शामिल है। आप समझिए, दिग्विजय सिंह पहले भी कई बार इस तरह से वो मतलब इस देश का तंत्र ऐसा है कि बड़े नेताओं को कुछ होता नहीं, छोटा आदमी तो फंस जाएगा। उन्होंने जो शब्दावली इस्तेमाल की है, जो भाषा इस्तेमाल की है, ये तो कंटेम्प्ट है। ये उन्होंने ये व्याख्या नहीं की है या कोई असहमति नहीं जताई है निर्णय से। उन्होंने सीधे सीधे, जिसको बार बार कहा जाता है कि आप अदालत के निर्णय को, इंटेंशन को शक नहीं कर सकते हो, तो शक करना छोड़िए, वो कह रहे हैं कि आप हाथ मिला हुआ है, अकम्प्लिस बता रहे हैं आप, मतलब फिर तो थोड़ा दूसरा मसला हो गया ना। बोलिए सर। नहीं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, मुझे पता नहीं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, मैं दिग्विजय सिंह की भाषा को इंटरप्रेट कर रहा हूँ, वो साफ साफ कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इस चोरी में शामिल है, यानी कि वो चोर है, वो भी उस चोरी के साथ वो मिला हुआ है। तो एक ढंग से ये कंटेम्प्ट होगा नहीं होगा, देखिए बड़े लोगों पर, प्रशांत किशोर पर, तो वो जब खुद करे, कोई करेगा, मैंने नहीं, देखिए अपने नहीं, वो इशू कंटेम्प्ट वाला नहीं है ना, दूसरा है। देखिए कैसे कंटेम्प्ट वाला नहीं, मैं कह रहा हूँ हमें चर्चा अभी उस फैसले पर और उस पर बात करें। दोनों बातें कर लेते हैं। चर्चा ये है कि इसके बाद राहुल गांधी क्या स्वीकार कर लेंगे इस फैसले को, या वो अभी भी कहेंगे मेरी सीट चोरी हुई? विजय जी दोनों तो कहेंगे ही, वो तो जाएंगे हाई कोर्ट में। विजय जी आपने इसका बहुत सरलीकरण कर दिया। कई बार सुप्रीम कोर्ट को लेकर के यदि हमने कभी कोई यहाँ पर टिप्पणी की है, आप तुरंत आपने टोका है और कहा है कि भाई क्या सुप्रीम कोर्ट पर ऐसी टिप्पणी आपको करनी चाहिए और आप इजाजत देंगे। एक मिनट, और मैंने भी कहा कि नहीं ठीक है, मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम बार बार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जज कुलदीप सिंह को मैं कोट करता था, अब यहां पर आकर के जब एक कांग्रेस का इतना बड़ा नेता साफ साफ बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इस चोरी में मिला हुआ है, उस पर कंटेम्प्ट क्यों नहीं होना चाहिए? और कोर्ट इसको जिसे कहते हैं कॉग्निजेंस क्यों नहीं, सेल्फ कॉग्निजेंस क्यों नहीं ले सकता है? बिल्कुल लेना चाहिए इस पर। दूसरी बात है, आपकी प्रोसीजर, आपको अपनी सारी चीजें रिवील करनी चाहिए थी, आपने रिवील नहीं किया है, उस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला लिया है। आप रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को आप हाई कोर्ट में चलिए, कल जाकर के हाई कोर्ट इसको मानती है कि गलत है, तो फिर उसके चुनाव को भी निरस्त कर सकती है। राहुल गांधी क्या मान लेंगे इतनी आसानी से इस फैसले को? इतना ही माने कि जैसे ओवैसी जी का उनका एक टेम्पलेट है, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलिबल, इतना ही कह दे। ये जस्टिस चोरी में शामिल बता रहे हो। जरा टीएमसी से आई नई खबर की बात कर लें। एक हार ने ममता बनर्जी की पार्टी ही खत्म कर दी। 28 साल पुरानी टीएमसी 28 दिन अपनी हार जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाई है। विधायक हों, सांसद हों, इनके अलावा पार्टी के चाहे और कितने ही पदाधिकारी हों, पार्षद हों, सब के सब भाग रहे हैं। पार्टी के अंदर भगदड़ मची हुई है इस वक्त एक किस्म से। और अब ये एक नए डॉक्यूमेंट, एक नए कागज सामने आए हैं जिसमें उन सारे सांसदों के जो दस्तखत हैं, जो बागी गुट में शामिल हैं, वो सारे लोग जो हैं उनके दस्तखत इसमें दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं ये कोलकाता से लेकर दिल्ली तक जो ममता के खिलाफ बगावत हो रही है, उसी का नतीजा है कि अब सांसदों ने खुल करके वो कागज जारी कर दिया है जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ एनडीए का समर्थन करने वाला एक अलग गुट बनाने का फैसला किया था। और लोकसभा के सारे सांसद हैं, ये उन्हीं की चिट्ठी है। इसमें 19 सांसदों के नाम हैं और ये लोकसभा स्पीकर को लिखी गई थी। सदन में अलग ब्लॉक बनाने की मांग की गई थी। ये स्पीकर को 18 मई को लिख दिया गया था। आज देखिए 12 जून हो गई है, तो 1 महीना हो चुका है इस बात को। 19 सांसदों की लिस्ट में कुछ चौंकाने वाले नाम भी हैं। शायनी घोष का नाम भी इसके अंदर चल रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जो गीत गाया था, उसके बाद बड़ी उसकी चर्चा हुई, बड़ा वायरल हो गया था। उन्होंने भी ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी। इनको तो हार के बाद भी पार्टी में एक पोस्ट दी थी उन्होंने। इस चिट्ठी में बांग्ला फिल्मों के सुपरस्टार देव अधिकारी का भी नाम है। देव अधिकारी घाटाल से सांसद हैं और ममता बनर्जी के बहुत करीब हैं। उन्होंने अभी बयान जारी किया कि ममता जी ने मुझे सब कुछ दिया, फिर भी वो इस चिट्ठी में है। इनके अलावा यूसुफ पठान है, खलीलुर रहमान है,
अबू ताहिर हैं, शताब्दी रॉय हैं, बापी हल्दर हैं, शर्मिला सरकार हैं और अरूप चक्रवर्ती। मैंने आपको कुछ नाम बताए हैं, बहुत सारे और नाम हैं। एक नाम प्रसून बनर्जी, मैंने इसलिए कहा कि बहुत सारे नाम हैं और उसमें जगदीश बसूनिया जी वो भी इस चिट्ठी में है। और जगदीश बसूनिया जी सांसद हैं, उन्होंने आज हमसे बात की इंडिया टीवी से और उन्होंने बड़ा खुलकर के ये बताया है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। वो बता रहे हैं कि हमारी जो तकलीफ है, जो नाराजगी है, एक दिन की नहीं है, ये बरसों की है, बस सामने अब आई है और वजह एक ही है। किसी से पूछिए आप, अभिषेक बैनर्जी, अभिषेक बैनर्जी, अभिषेक बैनर्जी। अभी तो टीएमसी के अंदर स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं है, और जो डेवलपमेंट होना है वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर होता है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हम रहे कि सपोर्ट दे तो इलाका का डेवलपमेंट थोड़ा तो हम करना पाएंगे, इसलिए हम सोचा कि हम एनडीए के साथ जुड़ जाएंगे। तो आप लोगों की कई लगातार मीटिंग हुई, भूपेंद्र यादव जी के साथ भी मीटिंग हुई है और आप लोग कई बार बैठे, शुभेंदु अधिकारी भी आए थे, उनसे भी मुलाकात हुई। आप लोगों ने इस बात को रखा अपने? हाँ, बिल्कुल रखा। हम डेवलपमेंट के लिए बात रखा, उनके वादा किया है कि आप आइए, सब मिलकर हमारा जो क्षेत्र है और डेवलपमेंट करेंगे। जो प्रपोजल हम देगा वो प्रपोजल वो जरूर से करेगा उस प्रपोजल को। अब इन्होंने अभी आपको इनका छोटा हिस्सा सुनाया बातचीत का। अब ये इन्होंने भी कहा अभिषेक बनर्जी का व्यवहार ठीक नहीं है। तो अभिषेक बनर्जी का क्या कल कोलकाता एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ है, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। इमेजिन नहीं कर सकता कोई बंगाल में अभिषेक बनर्जी को इस तरीके से घेर लेगा कोई। ये देखिए तस्वीरें एयरपोर्ट पर जब उतरे, चोर चोर के नारे लगे। ये देखिए अभिषेक बनर्जी जब कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरे थे, और मुझे तो कल ही एक पोस्ट दिखाई दिया कि वो एयरपोर्ट पर जब आते थे तो होता क्या था। पूरा वीआईपी प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी में निकले, एक आदमी आसपास नहीं फटक सकता, सीधा अपनी गाड़ी में बैठते थे और निकल जाते। सांसद बैग लेके चलते थे सर अभिषेक बनर्जी का, सांसद बैग उठा के चलते थे अभिषेक बनर्जी का। और कल उनको वो सीआईडी के सामने भी आखिरकार उनको पेश होना पड़ गया है। अच्छा, इनकी वजह से कल्याण बनर्जी बिफरे हुए हैं। आपने कल से उनको सुन रहे हैं ना, कल्याण बनर्जी वो कह रहे हैं कि मैं इनका केस लड़ रहा था, इन्होंने मेरे साथ ही बदतमीजी कर दी, किसी जूनियर आदमी को वो केस दे दिया। अब वो कल से लगातार 25 इंटरव्यू दे चुके हैं। और मैं सारी बातें एक साथ ही कर लूंगा। उसमें मजेदार बातें जो एक इंटरव्यू में उनसे पूछी गई, क्या आप एनडीए में जाएंगे? उन्होंने कहा मैंने भी सोचा नहीं, नो नहीं बोला, कहा मैंने सोचा नहीं है। दोबारा पूछा गया, बोले मैंने भी विचार नहीं किया। एक बात फिर उनसे जो है पूछा गया कि ये अभिषेक बनर्जी से प्रॉब्लम क्या है। बोले 2014 में आए अभिषेक बनर्जी पार्टी के अंदर, और तब से इनको ऐसा ग्लोरीफाई कर दिया कि सब कुछ मतलब अभिषेक बनर्जी हो गए, जबकि अभिषेक बनर्जी डिजर्व नहीं करते। वो जिस पद पर वो बैठे हुए हैं वो डिजर्व नहीं करते हैं। ये उनका जो है वो प्रॉब्लम है। फिर उनसे एक बड़ा मजेदार सवाल हुआ, ये बताइए क्या अभिषेक बनर्जी ने जाली दस्तखत करवाए? जो मामला चल रहा है कोलकाता हाई कोर्ट में स्पीकर को देने के लिए, एलओपी के लिए, क्या जाली दस्तखत करवाए? क्योंकि वो केस तो यही देख रहे हैं। इन्होंने कहा कि वो तो मैटर मेरा ही है, मैं ही जिरे कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ भी बोलूंगा तो प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। मना कर देते, तुम तो केस लड़ रहे हो, केस यही लड़ रहे हो कि नहीं वो सब कुछ सही है। वो वकील कह रहा है कि मैं बता नहीं सकता क्योंकि प्रोफेशनल एटिकेट है। अब आप समझ जाइए इसका मतलब क्या है। पहले चिट्ठी वाली बात हो जाती है त्रिपाठी जी, कोई शक या कोई आपको आश्चर्य? एक तो ये कि मैं जब ये कहता हूं आमतौर पर किसी के लिए, किसी नेता के लिए नहीं कहता, लेकिन लोग नाराज जाएंगे। अभिषेक बनर्जी जो कह रहे हैं डिजर्व नहीं कहते, वो बड़ा सम्मानित भाषा में बात कर रहे हैं। एक जैसे था ना कि जैसे घर में जो ये कॉरपोरेट फैमिलीज होती हैं, तो मान लीजिए जिस दिन वो 18 वर्ष के होते हैं तो वहाँ पर एक चिट्ठी जाती है और रजिस्ट्री में कि एक और निदेशक कंपनी में बन गया है। तो अब उसके अंदर कोई क्षमता नहीं है, उसके अंदर कोई योग्यता नहीं है, लेकिन चूंकि वो फलाना परिवार से है, उस कंपनी के बोर्ड में उसे आना है, तो 18 साल की उम्र में उसको बोर्ड में डाल दिया गया। अभिषेक बनर्जी तो तरुणाई में रहे होंगे जब सारा संघर्ष हुआ, तरुणाई में रहे होंगे, उनको कुछ भी ना अकल रही होगी ना समझ रही होगी। वो तो सीपीएम के सामने जिस तरह का उनका व्यवहार दिखता है, सीपीएम की गुंडागर्दी के सामने वो लड़ने का जरा सा भी जो कहते हैं ना कि मेटल है क्या इस आदमी में, तो वो है ही नहीं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ममता बनर्जी ने अपने सारे आंदोलन, सारे संघर्ष को अभिषेक बनर्जी को दिया और अभिषेक बनर्जी ने उसको अहंकार के तौर पर ओढ़ लिया। ऐसा अहंकार जिसमें कल्याण बनर्जी, सौगत रॉय, मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी या ऐसे जितने सारे लोग थे वो सब शून्य हो गए। अभिषेक बनर्जी को लगा
कि सरकार है तो पैसे कमा सकते हैं, नया नेटवर्क उन्होंने खड़ा किया और उसी नेटवर्क के आधार पर वो सब कुछ करने लगे। फिर जब इस तरह का आप काम करते हैं, जब आपको पॉलिटिकल समझ नहीं होती है, तो आप उसी तरह के जो जिसको बार बार कहा जाता है ना कॉकस शिफ्ट होता है, वो कॉकस शिफ्ट हो गया। तो बात कल्याण बनर्जी, बात ये सारे नेता दुरुस्त करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत करें, लेकिन भैया थोड़ा पहले बोलते। बंगाल की जनता के साथ इतना अत्याचार होता रहा है, आप चुप रहे, आप भी उस अपराध के भागी हैं। ठीक, समीर जी, टीएमसी वाले बार बार कह रहे थे लिस्ट कहां है, लिस्ट कहां है, लिस्ट कहां है, लिस्ट आ गई। आज लिस्ट आपने देखी, सारे दस्तखत हैं उसमें, 2/3 हैं बिल्कुल पूरे 19 लोगों के दस्तखत है। 28 में से 19 लोग ममता बनर्जी के साथ जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में जब भी ममता बनर्जी का जिक्र होगा तो ममता बनर्जी का इसलिए जिक्र नहीं होगा कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम और सिंदूर का आंदोलन किया, ममता बनर्जी ने 15 साल शासन किया, 2011 में सत्ता में आई थी, किस तरीके से लेफ्ट को हटा के। जब भी बंगाल की राजनीति की बात होगी और ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन की बात होगी तो कोई पार्टी कैसे खत्म होती है उसमें ममता बनर्जी का उदाहरण दिया जाएगा। भारतीय राजनीति में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि इसकी तुलना किसी और राजनीतिक दल से की जाए। तमाम राजनीतिक दल बने, टूटे हैं, दूसरे दलों में गए हैं। ममता बनर्जी जैसा हाल पार्टी का जो हुआ है कि ऐसी भगदड़ मची कि ऐसा कि ममता बनर्जी ने कार्यालय खाली कर दिया, 1 महीना नहीं हुआ, दिल्ली का कार्यालय खाली कर दिया। और आज आपके पास गिनके 5 सांसद भी नहीं है जो ये ममता बनर्जी दावे के साथ। 18 मई की डेट डली हुई है उसमें, बिल्कुल, ये 1 महीना हो गया इस बात को। बिल्कुल, तो अभी तक फैसला क्यों नहीं हुआ इसमें स्पीकर की तरफ से? नहीं, मुझे लगता है कि या तो नाम अभी ऊपर नीचे हो रहे होंगे। कहा होगा, मतलब जो बागी सांसदों ने कहा होगा कि हमारे साथ भी और सांसद जुड़ रहे हैं और लोगों की हम आपको फाइनल सूची देंगे। और जब उनको लगा होगा कि 19 सांसद हमारे साथ आ गए, कंफर्म हो गया है, उसके बाद उन्हें सूची स्पीकर साहब को सौंप दी है। अब आधिकारिक रूप से तय हो गया। अब स्पीकर साहब मुझे लगता है आज या कल में इसका फैसला ले लेंगे, उन्हें अलग गुट की मान्यता दे देंगे और ये तय। और ममता बनर्जी को लगता है कि उनके पास बाकी सांसद बचे हैं, तो ममता बनर्जी को बाकी राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों जारी होने का मतलब तो है कि इससे कंफर्म कर दिया ना, तो इन सारे लोगों को पता लग गया कि हमारा पब्लिक हो गया, हमारा नाम ये पूरा हो गया, सहमति से जारी किया गया। अगर ममता बनर्जी को लगता है कि उनके पास कुछ लोकसभा और राज्यसभा के सांसद है तो ममता बनर्जी को उनको मीडिया के सामने लेकर आना चाहिए कि ये मेरे साथ बचे हुए। एक और नाम जुड़ सकता है क्या कल्याण बनर्जी का? वो भी, ये तो विप हैं, चीफ विप ममता जी की तरफ से। उधर से शताब्दी काकुली घोष खुद को बता रही है चीफ विप, इधर से ये बता रहे हैं ममता जी इनको चीफ विप बताती हैं। अब ये चले जाएंगे तो संख्या 20 हो जाएगी। हालांकि अब ये क्लियर नहीं कर रहे हैं। इनके बारे में जो सांसद हैं कीर्ति आजाद, अब सोच, कीर्ति आजाद और इन्होंने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इन सारे नेताओं को, गद्दार बागियों को उन्होंने कहा था कि ये सब प्रलोभन में और डर के मारे गए हैं। अब ये खुद जो है जाने के चक्कर में है कीर्ति आजाद, लेकिन कह रहे हैं कि कल्याण जी नहीं जाएंगे, भावुक आदमी है, गुस्सा है, निकल जाएगा, हो जाएगा ठीक। देखिए, कल्याण बनर्जी फाइटर है, वो दीदी के साथ शुरू से लेके आज तक खड़ा रहा है। कल्याण बनर्जी कहीं नहीं जाएगा। कल्याण बनर्जी भावुक आदमी है, उसकी भावनाएं हैं, उसकी भावनाओं का कद्र करना चाहिए, हमको उसकी भावनाओं का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और दीदी का नाम लिया, दीदी बात करेगी और दीदी बात करेगी, ठीक हो जाएगा। एक मामला वो था, थोड़ा अर्ली उनको इन्फॉर्मेशन दे देते कि भाई कोई और केस लड़ने वाला है, कोई और लड़ रहा है, अंतिम समय में देना यह उचित नहीं था। तो मैं यही समझता हूं उसको लेकर के उनके मन में गुस्सा है, जो बिल्कुल जायज है और सही है, लेकिन दीदी इसको ठीक कर देगी। दीदी ठीक कर सकती तो बाकियों का भी ठीक कर देती। बाकियों ने भी कहा हमारी भावनाओं की कदर नहीं हुई, तो कल्याण जी की भावनाओं की कदर कैसे हो जाएगी? और कल्याण जी तो साफ कह रहे हैं मेरी भावना की कदर करो तो अभिषेक को निकालो पार्टी से, तो मैं पार्टी में हूं, ऐसे ही कदर होगी ना। सर एक लाइन बोल दो, कल्याण जी एक लाइन बोलो सर, कल्याण जी आनंद जी को लेकर जाएंगे साथ में। अब देखने से रुके हुए वो आनंद जी कहाँ है? अभी एक है, एक और पार्टी में आनंद जी है। उनके एक है करीबी, उसको लेकर जाएंगे, दोनों जोड़ी साथ में जाएगी। कल्याण जी आनंद जी बना दिया। इनकी एक जोड़ी है, मजाक कर रहे हैं सीरियसली, इनकी एक जोड़ी है। कल्याण बनर्जी के एक बहुत करीबी सांसद है, उनकी जोड़ी मानी जाती है पार्टी के अंदर, वो उसकी राह देखेगा, दोनों जोड़ी साथ में जाएगी। कल्याण जी किसी और को तो रोका नहीं, क्या इन्हीं को रोकने के लिए ममता जी कुछ करेंगी? देखिए, मैं कीर्ति आजाद को सुन रहा था एक टेलीविजन चैनल पर, मैं उस प्रोग्राम में था और वो कह रहे थे कि देखिए मात्र इन जो बागी लोग हैं उनके पास मात्र 13 लोग हैं। और देखिए 13 लोग में भी देखिए ममता जी जब बात कर लेंगी तो सारे के सारे साथ आ जाएंगे, कोई टूट फूट नहीं होगी, कोई अलग नहीं होगी। 2 दिन बाद आपके सामने तस्वीर आपको सामने दिखाई दे रही है। कल्याण बनर्जी को रात के 1 बजे कहा गया कि आप आने वाले दिनों के दिन में, कल जो हुआ उसमें आप पक्ष नहीं रखेंगे, कोई दूसरा पक्ष रखेगा। ये बात उनको लगी कि मैं 45 साल से इस प्रोफेशन में हूं, मैं सारे केस देखता था ममता जी का,
अभिषेक का सारा केस देखता था, और अब एकाएक मुझ पर विश्वास नहीं किया जा रहा है। उनको धक्का यहां लगा है कि ममता दीदी हम पर विश्वास नहीं करती हैं। ठीक है, और इस कारण से मैंने गलत सवाल पूछ लिया। मुझे आपसे पूछना था, आपको तो धक्का नहीं लगा शालिनी घोष का नाम देख के? मुझे तो अब धक्का अच्छा लगा। अच्छा लगा। नहीं अच्छा लगा आपको? नहीं एनडीए में होंगी शालिनी घोष। देखिए मैं तो बड़ा हृदय माझे काबा नयन मदीना। मैंने कल कहा था एक चीज, नहीं हर्षवर्धन जी, इस चीज का जिक्र कर दूं। मैंने कल कहा था कि भगवान कृष्ण ने महाभारत में घटोत्कच का सहारा लिया था, जब कर्ण का वध करने की किसी भी चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो कोई इतिहास का उदाहरण लाएंगे? नहीं इतिहास का या धार्मिक उदाहरण लाएंगे? नहीं, मैं अभी इस राष्ट्र के धर्म को बचाने के लिए, हाँ। इस राष्ट्र के धर्म को बचाने के लिए और राष्ट्र को बचाने के लिए मैं कह रहा हूं तात्कालिक नैतिकता की बलि शालिनी घोष के इधर आने को जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं इसको रिकॉर्ड दर्ज करना चाहता हूं। एक बयान और सुना दो, विजय के पास आ रहा हूं आपको। नहीं सर, कैसे बदल रही है दुनिया, ये है बादल छटते आपके साथ बाद में ये क्यों बयान दे रहे हैं आप? पहले इसको बात को खत्म कीजिए। कैसे बदल रही है दुनिया? आप सुबह उठे, कभी बहुत तेज बरसात है, काले बादल, और अचानक आंधी तूफान, 1 मिनट लगता है, सब खत्म हो जाता है, धूप खिली हुई धूप आ जाती है। ऐसा ही हो रहा है कुछ। 3 टप्पड़। मैंने आपको ये कुणाल इनका कल्याण बनर्जी का दिखाई दिया। अब तो मुझे कहना पड़ रहा है कीर्ति जी भी ज्यादा ना बोले। कीर्ति जी भी थोड़े दिनों तक विजय जी, गंगा में नदियां मिलती हैं आकर के, तो क्या गंगा अस्वीकार कर देती है? बात के बाद अभी सौरभ जी बोले इस पर आपत्ति की। एक बड़ा मजेदार बयान सुनाता हूं आपको। कुणाल घोष, ये भी दीदी के खासम खास में से, इन्होंने भी दीदी को नहीं छोड़ा है अभी तक, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, वही गलती रिपीट हो रहा है जो पहले हो रही थी। ये ठीक नहीं है, लेकिन मैं ममता दीदी के साथ हूं। इनसे ये कल जितनी बातें कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी पर बोली, उन पर रिएक्शन लिया गया। पूछा वो क्या कहना है, वो बहुत सीनियर आदमी है। वो बोलते हैं ऐसे, मुझे बहुत क्यूट लगते हैं। अच्छा बोलते हैं। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा बोलते हैं, और मैं इस बात को रिस्पेक्ट करता हूं कि वो ममता जी के साथ है जब पूरी पार्टी चली। लेकिन सुनिए, उन्होंने कहा वो बहुत सीनियर आदमी है, लेकिन मैं उनका किसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करूंगा। अब इसका मतलब आप निकाल लीजिए, सुनिए। कल्याण जी जो भी रिएक्ट किया है उसके ऊपर हमारा कोई कमेंट या कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। टीवी में ये एक शालिनी घोष को, वो आज का तस्वीर है या कोरोना टाइम का तस्वीर है या मास्क पर के मुंह ढक के, तो क्या है? अगर पार्टी में है तो पार्टी में है, अगर दूसरा कुछ है तो बोल्डली बोलना चाहिए। ये मुंह छुपा कर जाने का, मेरे ख्याल से वो कोरोना टाइम का कोई पिक्चर होगा, नहीं तो ऐसा बिहेव कोई नॉर्मल आदमी नहीं करेगा। अब ये बोल रहे थे शालिनी घोष के लिए, क्योंकि वो मास्क लगा के मीडिया से बचने के लिए शायद उतरी एयरपोर्ट पर, तो उन्होंने कहा कि कोई नॉर्मल आदमी नहीं करेगा, कोरोना टाइम का पिक्चर होगा। ताना मार रहे थे कि शालिनी घोष को मुंह छुपा के आना पड़ रहा है कोलकाता, जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि वो बागी हो गई। और कल्याण बनर्जी पर कह रहे हैं कि वो बहुत सीनियर आदमी है, मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करूंगा जो बोले वो। तो दिल कहाँ है इनका? सर सीनियर आदमी तो सीनियर आदमी है, और जो सीनियर आदमी के लिए कह रहे वो कल कहाँ थे? सही बात है। लेकिन इसको थोड़ा सा पार्लियामेंट्री तरीके से आप समझिए बात को, गंभीर इश्यू पर बात करते हैं हम लोग। एक तो ये जो आप साइन बता रहे हैं, क्या आपने वो चिट्ठी बताई है जो लोकसभा अध्यक्ष को लिखी गई है, जिसका आप 18 तो वो चिट्ठी नहीं हुई, वो पोर्शन नहीं है, तो केवल दस्तखत है। किस बात की बात कर रहे हैं आप? इसको समझिए, 18 मई की चिट्ठी है। क्या 18 मई को शालिनी घोष वहां थी? नहीं। अब सर दस्तखत तो है ना, बाद में कराए होंगे। हाँ, तो इसका मतलब वो ना, नहीं तो इसको ये समझिए, जो कल से परसों से मैं बार बार कह रहा हूं, ये मीडिया में जो चलता है चलता रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष के पास वो चिट्ठी जब पहुंचेगी या पहुंची होगी, मुझे नहीं पता कि पहुंची है कि नहीं पहुंची है, उस चिट्ठी के आधार पर तय होगा। क्लैरिटी नहीं है अभी, ये क्लैरिटी नहीं है। इसलिए ये बार बार ये कहना कि ये चिट्ठी सांसदों के हस्ताक्षर की लोकसभा अध्यक्ष की है, इसको कहने से हमको बचना चाहिए। मैं अब दूसरी बात बोलता हूं जी, ये कह के ही ये चिट्ठी चल रही है, सुबह से चल रही है। कहने को तो बहुत मेरी बात सुनिए सर, इसमें जितने लोगों के नाम है, किसी का खंडन नहीं आया। शालिनी घोष का भी खंडन नहीं आया है, देव कुमार का भी खंडन नहीं आया है, किसी का नहीं आया है। भाई मैं किसी का नाम, शालिनी घोष की तरफ से सोचिए, मैं शालिनी घोष का नाम लेके बोल रहा हूं कि वो बागी गुट के 19 लोगों में 20 लोगों में है। दूसरी बात करूं, आएगा ना पलट के जवाब मेरे चैनल को आएगा ना। आप मेरा नाम कैसे चला रहे? नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा ने किया ना भाई, आप मुंह छिपा के आदमी कब चलता है? सोशल मीडिया ऐसे मुंह छिपा। दूसरी बात बता रहा हूं, शत्रुघ्न सिन्हा आप जो बात कह रहे हैं वो आया तो शत्रुघ्न सिन्हा आप कह रहे हैं आधिकारिक तौर पे कहां है?
आधिकारिक तौर पर नहीं। और 18 तारीख के बाद तो सायोनी घोष बाइट ही दे रही थी, उनके बाद उनको बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है, कल्याण बनर्जी को किया गया, वो सब मैं ये कह रहा हूँ, इस पर गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष के पास जो चिट्ठी जाएगी या गई है, अब आज आप कल्याण बनर्जी को कह रहे हैं तो कल्याण बनर्जी कल जाएंगे तो इसमें थोड़ी शामिल हो जाएंगे, वो तो फिर डिफेक्शन में आएंगे। तो हो सकता है वो लोग वेट कर रहे हैं वो सारे, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो चिट्ठी गई नहीं होगी ना, आप जबरदस्ती नहीं। वो कर रहे हैं। जब 19 नामों की सर गई है, भूपेंद्र यादव के घर पे जो बैठक हुई थी उसमें 14 लोगों ने साइन किया है और उसके बाद 5 लोगों ने साइन करे, 19 लोगों के नामों की चिट्ठी पहुंच गई लोकसभा स्पीकर के पास और उससे कहा गया है कि 3 नाम और जुड़ सकते हैं इसमें। ऐसा नहीं सर, इतनी बात तो सही है कि सारे लोग हो गए तो जाओ स्पीकर के पास। तो 19 नाम चले गए, वो ऋतुव्रत बनर्जी तो 4 दिन में चले गए थे लेकर के सब लोग। 19 नाम चले गए, 3 नामों के लिए रुका हुआ है, हो सकता है कल शाम तक 3 नाम और जुड़ जाए और उसके बाद लोकसभा। अरे आनंद जी कौन है? कल्याण जी के आनंद जी कौन है? सर वही जिनका आप दिखा रहे थे, कुणाल घोष। कुणाल घोष ही आनंद जी हैं, बिल्कुल नहीं, वो जाएंगे साथ, ये जाएंगे साथ में जाएंगे, उनके लिए रुके हुए उनको लेके जाएंगे साथ में। कि वो चिट्ठी में एक साथ आनंद मोहन विश्वास नहीं, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ जो लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएगी चिट्ठी, हो सकता है उसमें 19 नहीं 22 नाम हो, लेकिन वो सब एक साथ जाएंगे। ये बार बार कहना कि आज 18 नाम हो गए, कल 3 नाम और जाएंगे, ऐसे स्पीकर के ऑफिस को आप चैलेंज कर रहे हैं। स्पीकर के ऑफिस में जाके साइन थोड़ी कर देंगे आप। हमने थोड़ी कहा स्पीकर को दे दी, हम ये कह रहे हैं 18 नहीं, स्पीकर को दे दी 18 मई की चिट्ठी। मैं ये कह रहा हूँ, वही बात मैं कह रहा हूँ कि हमें टेक्निकली लोकसभा अध्यक्ष के पास जब चिट्ठी जाएगी, समय हो गया सर, आप देखिए ये तो पूरी तरह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, तो कागज है, चिट्ठी है, लोकसभा अध्यक्ष को लिखी गई है, आधिकारिक जब लोकसभा अध्यक्ष की चिट्ठी नहीं सर, मैं वही तो बता रहा हूँ ना सर, आप नाराज जा रहे हैं। राजनीतिक घटनाक्रम तो ऐसे ही चलता है ना सर, पहले भी तो ऐसे होता था। अच्छा, ये कोई संविधान वाला तो है नहीं कि नेहरू जी ने पहले साइन कर दिया तो राजेंद्र प्रसाद जी को टेढ़ा लिखना पड़ा। आप सोनिया जी का मामला याद दिला दो, प्रधानमंत्री 19 तारीख को खबर दे रहा हूं, लोकसभा सांसद ओम बिरला ने 19 तारीख का अपॉइंटमेंट दे दिया है इन सांसदों को। आज 12 तारीख है, 19 तारीख का अपॉइंटमेंट मिल गया है। अभी इसमें भी कोई साइन कर सकता है भाई, नीचे साइन ही तो करना है। एक हफ्ता इसी बात का है कि लगेगा, किसी और हो जाएगा भाई, एक हफ्ता इसीलिए है ना। कल्याण जी आनंद जी को ले आओ। अरे अभी बार ये खबर में बदलाव हो रहा है, मुझे जो बताया जा रहा है, सॉरी क्लैरिफिकेशन, मंडे को सोचा इतनी देर कैसे कर मंडे का मतलब हो गया 15 जून। नहीं, मैं भी यही 15 जून मैं भी यही सोच रहा था 15 जून को सोमवार को लोकसभा स्पीकर इन सांसदों से मिल सकते हैं, उनको अपॉइंटमेंट दे दिया गया है, जो जाए काकुलिक हो जाए, कोई भी जाए, मंडे को ये काम ऑफिशियल होगा। ये खबर हमारे पास आ गई। अब मंडे तक किसको और दस्तखत करना है वो देख ले, यही सांसद ये लोग यही काम कर रहे हैं। अब इस ईरान अमेरिका जंग में जो एक उबाल आया हुआ है, उस उबाल को ट्रंप ने तुरंत ऐसा दावा किया कि तो बिल्कुल ठंडा हो गया। अब वो कह रहे हैं कि हमारी सिग्नेचर भी हो जाएगा, समझौता भी जल्द हो जाएगा। तो ऐसे कैसे कि कल तक मिसाइल चल रही थी और अब ईरान से समझौता कर लेगा। ईरान के खिलाफ हमला करने के फैसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर यू टर्न ले लिया है। ट्रंप ने अब दावा किया है कि अमेरिका अब ईरान पर हमला नहीं करेगा। कल तक हो रहा था, वो कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच अब बहुत जल्द डील हो जाएगी, लेकिन ईरान की तरफ से इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि यह बातचीत ईरान की टॉप लीडरशिप के साथ हो रही है। उनसे सवाल हुआ, क्या ये जो आप डील की बात कर रहे हैं इसमें मुश्तबा खोमेनी सहमत हैं? उन्होंने कहा, जहां तक मेरी जानकारी है मुश्तबा खोमेनी ने डील को मंजूरी दे दी है। यह ट्रंप का दावा है नाम लेके, और वो कह रहे हैं कि इसलिए अब हम ईरान के खिलाफ जो हमने तय की हुई थी बमबारी वो हम रद्द कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि जल्दी ईरान के साथ यूरोप के किसी देश में डील पर सिग्नेचर होगा। इस बार ट्रंप कुछ स्पेसिफिक्स पर बात कर रहे हैं। पहले तो यूं बस एक तो वहीं के CNN चैनल ने शायद एक मोन्टाज बनाया है, कितनी 35 बार या 40 बार ट्रंप दावा कर चुके हैं कि अब समझौता होने वाला है, समझौता होने वाला है, समझौता होने वाला है। तो वो भी सवाल हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन 5 घंटे पहले तक तो वो ईरान को सीधे धमकी दे रहे थे। 2 स्पेसिफिक बातें उन्होंने कही हैं। एक तो 2-3 दिन में हो सकता है, 2-3 दिन में हो सकता है। दूसरा उन्होंने कहा यूरोप के किसी देश में समझौता हो सकता है। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, JD वैंस जाएगा वहां पे, ये भी बात उन्होंने बोली। और तीसरी बात जो है, उन्होंने कहा कि मुश्तबा खोमेनी ने डील को मंजूरी दे दी है। ये 3 कुछ फैक्ट है जो इस बार वो दे रहे हैं। अब इसका असर देखिए क्या हुआ। तेल और गैस की मार्केट पर पूरी तरीके से उन्होंने कहा, उनका दावा है कि हम कंट्रोल कर लेंगे और जैसा वेनेजुएला में किया था वैसा करेंगे। और इस ऐलान के 5 घंटे के बाद वो क्या कह रहे हैं, इससे पहले वो ये कह रहे थे कि खर्ग आइलैंड उनका जो है, जिससे वो सारा 90% तेल एक्सपोर्ट करता है, वो हम पूरा कैप्चर कर लेंगे। और 5 घंटे के बाद उन्होंने ये ऐलान किया
कि अब हमारी डील जो है वो होने वाली है। मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है ये मैं आपको भी देख करके बताता हूँ। सर देखिएगा सर, क्रूड का क्या हाल है, हमारे सेंसेक्स का क्या हाल है, क्योंकि ये तो बयान सुबह से ही आ गए। तब तक आप ट्रंप का बयान सुनिए। यूरोप के देश में हस्ताक्षर होगा, बहुत जल्द होगा, संधि होगी, पीस होगी, ईरान के साथ पीस डील होगी, और उसमें क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं। पहले आप ट्रंप की बात सुनिए। Just had a big day. I know you'll never be satisfied, but that's okay. That doesn't bother me at all. We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. But we have a signing soon, and the documents are in pretty final shape. So we'll see. We'll see. Very good. Should be done. That should be done pretty quickly. They want it every bit as much as everybody else wants it. And I think a lot of good relationships. तो ट्रंप की बात आपने सुना, यूरोप में सिग्नेचर हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अब इसमें आपको कह रहा था असर बताता हूं ट्रंप की बात का, त्रिपाठी जी ने अभी देखा, बताइए सर जरा। देखिए 2% के लगभग सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अप है, यानी 1450 से ज्यादा सेंसेक्स और 392 पॉइंट ये निफ्टी है। और जो क्रूड है ये कमाल का है, वहां चला गया है जहां अगर सस्टेन कर गया तो सारे संकट दूर हो जाएंगे। 83.67 बहुत बढ़िया, ये डॉलर पर बैरल है क्रूड, और ब्रेंट है 86, मतलब एक तरह से कहें कि नॉर्मल हो गया। कंपैरिजन के लिए 76-78 डॉलर पर था क्रूड जब लड़ाई शुरू हुई थी। सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। 78 पे था जब लड़ाई शुरू हुई थी, 83 पे आ गया ट्रंप के ऐलान के बाद। इतनी गिरावट हुई, सेंसेक्स भाग गया 1400 पॉइंट। ये सब पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं जो ट्रंप के बयान से निकले हैं, क्योंकि ट्रंप ने इस बार कुछ पक्की बात बोली। इसी से जोड़ के देखिए कि वही सेंटिमेंट है कि रशियन क्रूड ऑयल भी डाउन हो गया है, जो प्रीमियम पे बेचने लगा। हमारा सारा संकट क्या है? शुरू कर दिया, तेल के दाम ना बढ़े और तेल के रूट खुल जाएं। अब एक बयान और सुन लीजिए उनसे, यही क्योंकि भरोसा नहीं होता ना ट्रंप की बात पे, तो एक वहां जो मीडिया खड़ी थी उनको भी नहीं हुआ। बोले आप तो बार बार कहते हैं, बार बार स्टैंड बदलते हैं, आप 40 बार बोल चुके हैं कि समझौता होने वाला है, हुआ तो नहीं आज तक। तो आप इस बार क्यों इतना कॉन्फिडेंट हैं ये हमको बताइए, और वो वजह भी ट्रंप ही बता सकते हैं जो वो बता रहे हैं। सुन लीजिए आप। कह रहे हैं इस बार ईरान इसलिए डील करेगा क्योंकि हमने उसको बहुत मारा है। यही उसको बहुत मारा है, इसीलिए इस बार वो डील करेगा और मुझसे ज्यादा करना चाहता है। एक चीज सोच रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और डिप्लोमेसी में कोई प्रेसिडेंट इस प्रकार की भाषा का प्रयोग संभवतः नहीं करता। सर काम ही कौन ऐसे करता है जो ये कर रहे हैं? जी सर, कुछ भरोसा हो रहा है इस बार आपको? भरोसा, मैं रात को एक बड़ा नोट देख रहा था, वो यूएस की तरफ से है, वो ऑफिशियल है कि नहीं है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग नोट था। और मैंने कहा यदि ये सब हो जाएगा तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। उसमें 5-6 पॉइंट्स दे रखे हैं कि क्या डील हो रही है क्या नहीं हो रही। गारंटी नहीं कि वो क्या है, सही है कि नहीं है, कई बार फोर्ज भी होते हैं, लेकिन वो यूएस की तरफ से था। उसमें कहा गया कि ईरान ने इस बात को मान लिया है कि भाई वो न्यूक्लियर जो, मतलब रिटर्न वो नोट है पॉइंट वाइज कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर देगा, पहली बात। दूसरा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम ही पूरा ही सब बंद कर देगा। हाँ, मतलब वेपन नहीं बनाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, एनरिच को कैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, लेकिन उसमें एक शर्त लिखी हुई थी कि अमेरिका और इजराइल कैसे उस पर रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसके बाद उसको आगे लागू किया जाएगा एनरिच वाले को। जी। दूसरी बात थी, दूसरा बड़ा पॉइंट था जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, लेकिन उससे पहले यूएस को अपना जो नेवी है वो वहां से हटानी पड़ेगी। एक महीने में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात। हाँ, 1 महीने में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात है, और वो वहां से हट जाएगा और टोल नहीं लगेगा। टोल भी नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, ये है। और उसमें लिखा गया कि 60 दिन में जो युद्ध से पहले की स्थिति थी शिप्स के जाने आने की, मतलब नंबर ऑफ शिप्स, वो मूवमेंट रेगुलर हो जाएगा, बहाल कर दिया जाएगा। ये 4-5 एक लेबनान को लेकर एक पॉइंट था, मैं भूल रहा हूँ कि लेबनान में इजराइल थोड़ा सा थम जाएगा कि उस पर ना करे। ये बड़े पॉइंट्स थे।
तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि ये अब ये ईरान ने इसको कंफर्म किया है कि नहीं किया है, लेकिन ये बातों को ऑफिशियली नहीं किया है। हाँ, लेकिन ये सारे पॉइंट्स थे। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि मुस्तफा खमेनी ने इस डील को मंजूरी दे दी। आपने बिल्कुल सारे पॉइंट्स बताया सर, वही चल रहे हैं सब। अच्छा, वही चल रहे हैं। उसमें यही बात है कि वो न्यूक्लियर, वो हथियार नहीं बनाएगा, ये कमिटमेंट तो वो पहले से दे रहा है। सवाल यह है कि उसके पास जो यूरेनियम है उसका क्या होगा और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या होगा। न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह बंद ईरान नहीं करेगा, उस पर सहमति नहीं होगी। फिलहाल जो उसके पास वो 65% 70% जो एनरिच्ड यूरेनियम है, कितने किलो या क्या जो भी, उसका क्या करना है, लेकिन उसको डाउनग्रेड कैसे करना है, यूएस के साथ कैसे रेस्पॉन्स तो ये हो रहा उसमें ये कहा गया है कि ये सारी है। डील जो होगी ये 60 दिनों की होगी। हाँ, 60 दिन में ये 60 दिनों का सीज फायर एक्सटेंशन होगा। 60 दिनों में सब कुछ होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुलेगा, ब्लॉकेड भी हटाएगा अमेरिका, ये सारी बातें उसमें हो जाएंगी, ट्रैफिक नॉर्मल हो जाएगा। और इन्हीं 60 दिनों में उस एनरिच्ड यूरेनियम का क्या करना है, इसको लेकर ये लोग बात करेंगे। इजराइल भी लेबनान पे हमला नहीं करेगा, इजराइल लेबनान पे हमला नहीं करेगा। और एक अपडेट और दे दूं, नेतन्याहू ने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट किया है। नेतन्याहू ने ट्रंप को धन्यवाद देते हुए लिखा है कि आई एम श्योर आप जो भी बात कर रहे हैं ईरान से, उसमें इस बात को ठोक बजा के तय कर लिया जाएगा कि ईरान कभी हथियार नहीं बनाएगा, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। तो वो एक तरीके का वो फाइनल नोट दिया है उन्होंने कि भाई ताकि सनद रहे कि ये हम ये काम करने निकले थे, तो ये इंश्योर कर लीजिएगा, ये उन्होंने पब्लिक नोट दिया है। तो ये सारी बातें इशारा यही कर रही हैं कि इस बार उम्मीद करें हाथ जोड़कर कि शायद समझौता हो जाए और हालात ठीक हो। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार वाकई समझौते के करीब। एक लाइन और उसमें बोली गई है, सॉरी याद आ गया मुझे, आपने डील साइन करने की बात कि ये होगा शायद वेनेजुएला में या कहाँ हो रहा है, लेकिन इसका नाम इस्लामाबाद एग्रीमेंट रखा गया है। उन्होंने कहा यूरोप में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, लेकिन इस्लामाबाद एग्रीमेंट होगा इसका नाम। हो सकता है, पाकिस्तानियों की तो बहुत तारीफ की है दोबारा और जी, तो फील्ड मार्शल का नाम लेकर। अभी जो फ्रांस में जो G7 की बैठक होने वाली है, वहाँ भी तो सऊदी अरब, कतर वगैरह सारे लोग बुलाए गए हैं। वहाँ पर G7 की मीट में भी वो लोग बुलाया गया है। मुझे लगता है वहाँ भी ये सारी चीज़ें पहले बातचीत होगी, इस मुद्दे पर बातचीत होगी, उसके बाद ही जो है वो उनको शेयर किया जाएगा कि डील में क्या क्या चीज़ें हैं। ट्रंप इस बार जो खाड़ी के देश हैं उनको भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं और इन्वॉल्व करके उनको बताना चाहते हैं कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि पिछली बार जब बातचीत चल रही थी तो पिछली बार बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच में पाकिस्तान एक मध्यस्थ की भूमिका तो नहीं करते, मैसेंजर की भूमिका का निर्वाह कर रहा था। और दो तरीके से बात चल रही, एक तो कतर के साथ एक अलग बात चल रही थी और पाकिस्तान के थ्रू अलग बात चल रही थी। तो दोनों के बीच में कारण जो है वो कंफ्यूजन में चल रहा है। इस बार कहीं ना कहीं हाईएस्ट लेवल ऑफ डेलीगेशन जो है वो ईरान के तरफ से अमेरिका की बातचीत चल रही है, जिसके बाद ये कॉन्फिडेंस आया। जोड़ दूं सर आपकी बात में, आपने गल्फ कंट्रीज की बात की, बिल्कुल सही बात है क्योंकि सारे स्टेक होल्डर्स हैं इसमें। यूएई जिसने सबसे ज्यादा मार खाई है ईरान से इस युद्ध में, यूएई और ईरान के बीच टॉप लेवल पर पहली बार इस युद्ध के बीच में बातचीत ये भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल है। तो आपको लग रहा है कि अब समझौते की मुझे ऐसा लगता है कि समझौते के करीब हैं और अब मुझे लगता है कि जो मिसाइलों की जो आदान प्रदान हो रहा है वो रुक जाएगा। इसका मतलब तो ट्रंप की स्ट्रेटेजी ठीक रही कि अब इनको मार के याद दिलाओ कि तुम्हें ये काम करना है। नहीं, इसका मतलब है कि पिछले 4 दिन के अंदर अमेरिका ने अच्छे खासे बहुत मारा है। ये फैक्ट है कि बहुत मारा है, बहुत जबरदस्त। जी, मुझे लगता है अमेरिका मार मार के थक गया और ईरान पिट पिट के थक गया, इसलिए दोनों ने समझौते का आखिरी रास्ता निकाला और ईरान को लगा हुआ कि अब कोई हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं है। जिस तरीके से ट्रंप लगातार कर रहे हो, जो दूसरा वॉर शुरू हुआ था अभी 4 दिन पहले, और जो कल रात को ट्रंप ने कहा था कि भाई पूरा हम इजराइल को तहस नहस करेंगे, मुझे लग रहा है कि उसके बाद ईरान को लगा होगा, अब ईरान को भी लग रहा होगा कि कब तक हम लड़ेंगे। अब बेहतर यह है कि कोई रास्ता निकाला जाए और मुझे लगता है कि समझौता हुआ है, अब ये देखना है। लेकिन अभी भी ईरान ने यह नहीं कहा है कि हाँ हमारी पूरी बातचीत हो चुकी है और लगभग ये फाइनल है। अभी भी ईरान के प्रवक्ता का यह कहना है कि अभी ये पूरी तरीके से फाइनल नहीं हुआ है। तो सर क्या बात है जिसको अभी ट्रंप कह रहे हैं और ईरान नहीं मान रहा है? क्या कोई 1-2 पॉइंट्स और जुड़ेंगे या उसके अंदर कम होंगे? लेकिन मोटा मोटी यह है कि लगभग तय हो गया है और अब ईरान भी लड़ने की स्थिति में नहीं है। मुझे लग रहा है कि 48-72 घंटे के अंदर फाइनल होगा। और जो ट्रंप ने कहा है कि यूरोप में ये डील फाइनल होगी, तो यह तय है कि अब युद्ध नहीं होगा, रास्ता निकल जाएगा। 1-2 पॉइंट जुड़ सकते हैं, एक हाथ कम हो सकता है। सबसे बड़ा जो मुद्दा था कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, कहां पर रखेंगे, और ये तय है कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा, उसकी दिशा में नहीं बढ़ेगा। ये सहमति सबसे बड़ी धमकी दी थी कि हम खर्ग आइलैंड कैप्चर कर लेंगे, 90% तेल जहां से ईरान एक्सपोर्ट करता है वही नहीं रहेगा, उसके बाद तो इकोनॉमी तो अपने आप उसकी खत्म हो जाएगी। इन्होंने कहा सारी तैयारियां हो गई थी, इन्होंने कहा कि कई लोगों के
देख रहा था इनके सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट से कई जुड़े लोग जो हैं वो दावा कर रहे थे कि इसके सारे प्लान्स पहले से बने हुए हैं कि ये काम करना है तो कितनी फौज उतारनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ उतारनी पड़ेगी, उसका सारा होमवर्क पूरा किया जा चुका था। अब रिपोर्टर ने सवाल पूछा फिर उसका आप क्या करेंगे, इज इट ऑफ द टेबल या ऑन द टेबल? ये पूछा इज इट ऑफ द टेबल, अब हट गया, अब वो विचार नहीं कर रहे हैं ना आप, ट्रंप की बात सुनिए, ऑफ द टेबल, अब जरूरत नहीं है वो करने की। तो ये भी पॉजिटिव साइन नहीं पॉजिटिव साइन है, लेकिन इसमें ये भी देखना चाहिए कि ईरान ने भी, मतलब ये सच है और ये मैं बार बार कहता हूं कि नुकसान तो ज्यादा ईरान का ही हुआ है और बर्बाद वही हुआ है, लेकिन ईरान भी जिस तरह से ट्रंप और अमेरिका के बिजनेस इंटरेस्ट को प्रभावित कर रहा था, और विशेष करके जो अमेरिकी कंपनियों को, जो पिछली बार भी हम लोगों ने देखा था जब लड़ाई पीक पर पहुंची थी तो जितने अमेरिकी कंपनियां हैं उनके जो बड़े बड़े ऑफिसेस थे उसको उसने निशाना बनाना शुरू कर दिया था, जो एलन मस्क की कंपनियां थी वो निशाने पर थी। तो ओवरऑल कहें तो ये समझौता दोनों ने अपनी अपनी मजबूरियों के चलते किया है। ट्रंप बोलते जरूर हैं कि हमने पीट दिया, और सच बात है, मतलब मारा तो बहुत है, बर्बाद तो बहुत किया है, लेकिन दोनों को पता था कि हमारी लिमिट क्या है, और दुनिया के लिए अच्छा है कि अपनी लिमिट। अब ये जंग जो खत्म होते होते हमारा जो नुकसान कर गई उसकी बात करते हैं। हमारे 3 नागरिक मारे गए हैं, और कल प्रोग्राम में राहुल महाजन जी आए थे, वो ठीक फैक्ट दे रहे थे, हम लोग उस टाइम श्योर नहीं थे। एक्चुअली पिछले 4 दिनों के अंदर 3 जहाज पे हमले और 3 लोग हमारे मारे गए हैं उसके अंदर। इस पर विदेश मंत्रालय ने सख्ती भी दिखाई, एम्बेसडर के यहाँ यूएस एम्बेसी से बुला करके डांट भी लगाई, वो सब कुछ किया। अब उस पर क्या बोल रहे हैं, वो 3 जहाज कौन से थे, हमारा झंडा लगा एक भी नहीं था, ये इंपॉर्टेंट नहीं, हमारा जहाज भी एक भी नहीं, हमारा जहाज। इस पे विदेश मंत्रालय ने जो बोला है वो सुनवा दीजिए एक बार। When this particular attack happened on the ship Sede Bello, we lodged a strong protest with the American side. We called in the American CDA, and he was conveyed our deepest concerns on the ongoing incidents of attacks, as also we registered a strong protest with them. These attacks came from the US Navy that is stationed there. 3 ships that have been involved in the incidents are foreign flagged. They are not Indian-owned ships. They are all foreign flag ships. फॉरेन फ्लैग शिप्स थी। जून 8, 9 और 10 को मैरिवेक्स, MT सेटेबेलो और MT जलवीर, इन पर हमला हुआ था। ये तस्वीर है जब वो एम्बेसी से उनको बुलाया गया था विदेश मंत्रालय में, उसकी तस्वीर आप देख रहे थे। पाटिल जी कुछ और बता रहे थे इसमें। देखिए, एक तो ये कि अभी थोड़ी देर पहले फिर से विदेश मंत्रालय ने जेसन मीक्स को बुलाया है, जो यहाँ कार्यकारी राजदूत हैं, और बहुत कड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि मेरा ये मानना है कि और कुछ संदेश इससे इतर, ये जो समन किया है इससे ज्यादा देना चाहिए। ये भारत जैसे देश को इस तरह की चीजें, और तथ्य के तौर पर जाएंगे तो ठीक है, अमेरिका ये कह सकता है क्योंकि न तो तीनों जहाज हमारे थे, न तीनों जहाज में हमारे कुछ किया नहीं जा सकता। नहीं, वो सही कह रहे हैं, वही कहेगा कि भाई हमें आपका झंडा नहीं लगा, हमारे न तीनों जहाज से न झंडे हमारे लगे थे। और जो सबसे जो एक जिसको कहेंगे सचमुच कंसर्न है, हमारे जो लोग वहां हैं उनको ये मैसेजिंग भी करनी चाहिए कि आप ये जोखिम मत लीजिए। 2 जहाज तो प्रतिबंधित थे, सैंक्शन थे, यस, 2 जहाज अमेरिका ने सैंक्शन किया हुआ है, और तीसरे जहाज को भी 3 चेतावनी के बाद भी वो नहीं माने, जिसका वीडियो भी जारी हुआ है। तो सवाल ये वाला मसला है। लेकिन फिर भी सबके बाद मैं कह रहा हूं, हमारे 3 नागरिकों की जान गई, भारत सरकार को और कड़ी सैंक्शन भी होगा तो आप सीधा गोला थोड़ी मार दो, सीधा मिसाइल। अमेरिका तो देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, अमेरिका के ऊपर करना पड़ेगा। नहीं, देखिए, सैंक्शन होने के बाद, और जब आप जान रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ने बहुत चेतावनी दे रखी है कि कोई भी जहाज हमारे परमिशन से भी पास नहीं होगा। ईरान ने तो कह ही रखा है कि विदाउट मेरे परमिशन से, लेकिन यहां से भी तो है कि ईरान का तेल लेकर के तुम नहीं निकल सकते हैं। अरे तो आप रोक लीजिए उसको। नहीं, ये तो जहाज पे सैनिक उतार देते हैं। जहाज पर यही आरोप था कि वो ईरान का तेल लेके आकर दूसरे को बेच रहा था। तीसरे पर यही आरोप। आप फायर नहीं करेंगे ना, मैं ये सिर्फ सिंपल ये बात कह रहा हूं, करना नहीं चाहिए। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि ये चूंकि हमारे भारतीय मारे गए हैं, हम निश्चित तौर पर इसका प्रतिकार करेंगे। लेकिन IRGC ने भी ऐसे ही फायर गन बोट से ऐसी फायरिंग। जल्दी से एक बार जरा POK का अपडेट दे दो कि उस पर इंडिया ने भी बहुत रिएक्ट किया है इस पर। वहां कत्लेआम मचा है साहब, 35 लोग मारे जा चुके हैं वहां पर, 35 लोग। निहत्ते प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हुई है। संख्या मेरे ख्याल से 50-60 के ऊपर चली गई। मैं टोटल अभी बता रहा था, शायद ज्यादा हो सकती है। 16 लोग तो कल मारे गए, कल में। ये सारी सब कुछ वहां पर हुआ। इस पर फारूक अब्दुल्ला साहब का एक स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत कहां है, देखिए, जाए यहां पर मानवाधिकार के लोग, ह्यूमन राइट्स वाले जितने दुनिया भर में है, जाके POK में जाके देखें क्या हो रहा है। फारूक अब्दुल्ला की भी हालत ट्रंप जैसी ही है।
ये रियासत एक मुश्किल में पड़ी है। उसका हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है, वहाँ पे आज जुल्म हो रहा है। वहाँ कई लोग शहीद हो गए। वहाँ की खबरें पूरी तरह मालूम नहीं है, और तो मैं तो अपील करूँगा यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमेटी को कि उन्हें वहाँ जाना चाहिए और वहाँ देखना चाहिए कि उन लोगों के ऊपर कौन सी मुसीबतें आ रही हैं। अच्छी चीज एक जो हुई है, अभी तक पाकिस्तान को जैसे फ्री पास दिया हुआ था दुनिया ने, कुछ भी करे अपने, ये बलोचों को मारे, ये कश्मीरियों को मारे, कुछ भी करे। इस बार ऐसा नहीं है, दुनिया नोटिस ले रही है। यूके में पहली बार, 2 बार ऐसा हुआ है कि, और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि वहां की पार्लियामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव हुआ है। 50 सांसदों ने अपने सरकार को चिट्ठी लिखी है कि पाकिस्तान की सरकार को हड़काइए, और ये 2 बार किया वहां के सांसदों ने ऐसा। अमेरिका ने चाइना के साथ मिलके ये बलोच लिबरेशन आर्मी को, मजीद ब्रिगेड को बलूचिस्तान में, उनको आतंकवादी संगठन पाकिस्तान घोषित करवाना चाहता था। अमेरिका ने नहीं होने दिया, वीटो लगा दिया अमेरिका ने उसमें। वो भी बड़ी खबर है सर, दोनों बात बड़ी बात है। लेकिन भारत सरकार को भी इस पर थोड़ा सा इनिशिएट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए कि यूएन में इस बात को उठाया जाए। जब पाकिस्तान तो हमेशा ही हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उठा रहे हैं, हाँ, नहीं मतलब प्रस्ताव पारित करके भी कि भाई और देश उसमें शामिल हों, और जो एक डिप्लोमेसी का हिस्सा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों को इसमें शामिल करके इस पर काम किया जाए। और जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि भाई वो तो आते नहीं, ह्यूमन राइट्स वाले तो यही इधर वाले हिस्से में ही आते हैं, कश्मीर। बिल्कुल है, तो वो तो उस पर भी कैसे काम किया जाए। लेकिन सरकार को डिप्लोमेटिक लेवल पर थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से इस पर काम करना चाहिए। मुझे लगता है भारत सरकार जानबूझ करके इस मुद्दे को नहीं हवा देती है, क्योंकि फिर ऐसा ना हो ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा फिर से आगे ना आ जाए। भारत सरकार जरूर ऑपरेशन करेगी पीओके में। उससे ज्यादा जरूरी सर मुझे ऐसा लगता है, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है ना किसी भी लड़ाई में, वो शायद इस बार आ गया, वो क्योंकि ये अभी तक क्या था, मुसलमान करके क्या हम एक ही हैं करके वो वाला चूरन बिछा जाता था वहां पे। इस बार उनको समझ में आ रहा है भाई हम कौन से तुम्हारे अपने, तुम तो हमारे गोलियां मार रहे हो। देखिए ये बात तो पाकिस्तान में जो पीओके के लोग हैं वो बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये इस बार जो है बहुत तादाद में, नफरत हुई है इनको। बिल्कुल सही कहा, नफरत हुई है पाकिस्तान से। लेकिन एक कहावत है ना, लंबा रस्सी दीजिए ना ताकि अपने आप को गले में डाल सके। शॉर्ट कमेंट सौरभ जी, इस पे बहुत स्पष्टता समझिए। भारत ने पिछले कुछ समय में वो काम किया है जो नहीं हुआ था, और पिछला 1 दशक जिसको हम कहते हैं ना कि ब्रिटिश संसद में हो गया, यूरोपियन पार्लियामेंट में हो गया, यूएन के सामने हो गया, यूएन के हेडक्वार्टर पर हो गया, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भारत सरकार के साथ आपको अच्छे से संबंध उनके अच्छे दिखेंगे। वो लोग हैं जो पीओजेके के मूल निवासी हैं और जो ये तक कहते हैं कि हम तो मूल रूप से जो हमारी सिंधु सभ्यता है, जो हमारा मूल रूप से भारत की संस्कृति है, हम उससे जुड़कर आते हैं। और ये पाकिस्तान को परेशान कर रहा है, वहां के हुक्मरानों को ये परेशान करता है कि मीरपुर और मुजफ्फराबाद में अब जिस तरह के प्रदर्शन होते हैं वो प्रदर्शन नॉर्मल नहीं रह गए। वो सीधे एंटी एस्टेब्लिशमेंट, यानी जो लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में जो सत्ता बैठी हुई उसके खिलाफ है। और जो आपने एक शब्द कहा ना कि हर चीज का समय आता है, कालखंड बदल रहा है, मुझे लगता है ऐसा ही लग रहा है। समीर जी, आपके मुल्ला मुनीर की सेना जिस तरीके से हमें नरसंहार कर रही है, कम से कम ट्रंप को तो देखना चाहिए। ट्रंप तारीफ कर रहे हैं, इस पे भी ट्रंप को बोलना चाहिए कि जिस तरीके से नहीं, लेकिन बोलना चाहिए जिस तरीके से कर रहा है कि खुलकर किया जा रहा है। मुझे लगा है कि अब स्थिति आ गई है कि अब सेना भी उनको रोक नहीं पाएगी। अब उन्होंने अपने मतलब सर पर कफन बांध दिया। तो ईरान बताएगा कि कितने लोग मरे हैं उसके। जी, अभी तो ईरान ने ये बताया नहीं है सर। अभी तो ये बात ये सामने आएगी कि ईरान में बचा क्या है, इसकी ये तस्वीरें आएंगी अभी। आज समय इतने था, बहुत शुक्रिया समीर जी, प्रोफेसर साहब, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद आप।